हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी के टोटल 100 प्रश्न मैं आपको सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूं, काफ़ी धांसू डिस्कशन के साथ, जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है किस दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। अच्छा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। तभी तो आप देखते हैं कितना छोटा आईना में बड़ा बड़ा ट्रक कैसे घुस जाता है, कैसे हमको क्लियर दिखाई देता है छोटा छोटा होकर के। तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखता है, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन बी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में निम्न में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में हम लोग किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण में। अच्छा, सोलर प्लेट में पूछे किस दर्पण का उपयोग होता है, तो सौर भट्टी में तो अवतल दर्पण का होता है। अच्छा, डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक और गला आदि का चेक में, डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक, गला आदि के चेक में किस दर्पण का प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों, लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला अच्छा, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। दोस्तों, सर्वाधिक जो प्रकाश की चाल होती है किसमें होता है, निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, निर्वात के बाद पूछेगा कि उससे कम किसमें होता है, तो उससे कम होता है दोस्तों जल में होता है। किसमें होता है, जल में होता है। जल में कितना होता है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर अगर आपसे पूछे कि कांच में कितना होता है, जल में इतना हो गया, कांच में दोस्तों कितना होता है, 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और सबसे कम कितना होता है, नायलॉन में होता है। कितना होता है, 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और नायलॉन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ऊन तंतु कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। तो वो होता है दोस्तों अबिंदुकता। क्या होता है, इन अबिंदुकता होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पढ़िए निकट, आ रहा है ना, निकट पढ़िए तो आ रहा है। तो आ रहा है दोस्तों, से कौन लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। अभी अभी हम जस्ट पढ़ करके आए हैं, वही क्वेश्चन को है, था पूछने का तरीका अलग है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो निकट आ गया, तो आ गया तो अवतल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है। अगला प्रश्न, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। दोस्तों, डायनमो से प्रत्यावर्ती एवं दिष्ट दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डायनमो से प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है, दोस्तों आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास शक्ति है तो आप किसी का क्या लगा सकते हैं, वाट लगा सकते हैं। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, वोल्ट किसका होता है दोस्तों, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक पूछेगा क्या होता है दोस्तों, तो वोल्ट होता है। अच्छा, जूल पर सेकेंड किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी जूल पर सेकेंड किसका होता है, ऊर्जा का होता है। तो आपका राइट आंसर क्या था यहाँ पर, ऑप्शन ए था। और मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है।
दोस्तों हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहा का करते हैं। किसका करते हैं? नरम लोहा को करते हैं। दोस्तों लोहा को हम लोग कहते हैं उद्योग का जननी। लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? उद्योग का जननी कहते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं वो सब किससे बनते हैं? तो मोटा 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 रड से बनता है। तो ये क्या है? तो ये उद्योग से क्या बनता है? लोहा जो है, लोहा से ही उद्योग बनता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उद्योग का जननी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों ताप को अगर बढ़ाएंगे, तो ताप को अगर बढ़ाइएगा तो आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो दोस्तों धारा क्या हो जाएगा? धारा धारा घट जाएगा। तो प्रतिरोध बढ़ा तो धारा क्या हो गया? धारा घट जाएगा, विद्युत धारा घटेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अच्छा, विद्युत धारा को हम लोग किस में मापते हैं? तो एमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, जबकि वोल्ट मीटर यानी गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। किसको मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में अंगूठा जो है आपका, वो बल की दिशा को दिखाता है। किसकी दिशा को दिखाता है? बल की दिशा को संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों यूरेनियम बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों यूरेनियम को हम लोग कहते हैं आशा का धातु। क्या कहते हैं? आशा का धातु कहते हैं। आशा का धातु। धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। आशा का धातु किसको कहते हैं? यूरेनियम को कहते हैं। अच्छा, यूरेनियम को दोस्तों हम लोग पीला केक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक भी कहते हैं। अच्छा, यूरेनियम का सबसे फेमस स्थान कौन है? जादूगोड़ा। कौन सा स्थान है? जादूगोड़ा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा मतलब ऐसा ऊर्जा जो जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। मतलब आज जिसको एक बार यूज किए तो फिर से आपको उसी रूप में दिखाई देगा। जैसे आप कोयला को एक बार यूज कर लीजिए तो फिर से कोयला नहीं बनेगा, राख हो जाएगा। तो कोयला क्या है? यह अनवीकरणीय है। तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, एक बार यूज करिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक गैस हो गया, तो ये सब आपका अनवीकरणीय है। कौन सा है? अनवीकरणीय है। जबकि सौर ऊर्जा, आज अगर आपको सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है तो कल भी आपको उसी रूप में मिलेगा। तो ये क्या है? नवीकरणीय है। तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों भोजन का पचना और पकाना दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह जो है उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, CaCO3 अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर टूटता है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जब ये टूटता है, उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? दोस्तों यह अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन। क्या कहते हैं? देखिए टूट रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो टूटना ही दोस्तों क्या होता है? अपघटन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए उपचयन। यहाँ दोस्तों ये प्रश्न में जो है ना थोड़ा गलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? सही है, आप देखिए कॉपर कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो क्या बन गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया। यानी कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर लगा ना, तो CuO ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण हुआ, तो यानी कॉपर के क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? दोस्तों अम्लीय पदार्थ, दुनिया में जो भी पदार्थ अम्लीय होगा दोस्तों वो खट्टा होगा। क्या होगा? खट्टा होगा, और उसका पीएच मान 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। तो खोजिए। तो खट्टा, नारंगी का रस दोस्तों ये क्या होता है? खट्टा होता है, और उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम है तो दोस्तों क्या है? ये अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर 7 से ज़्यादा है तो ये क्षार है। क्या है? क्षार है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि किस अम्लीय विलयन का पीएच, हाँ, किसी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, यानी पीएच मान कितना होता है? तो अभी भी मैंने आपको बताया कि अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक, 7 से अधिक दोस्तों किसका होता है? क्षार का होता है। एक्यूरेट अगर 7 आ गया, ना माइनस ना प्लस, ना कम ना ज़्यादा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्लीय, अम्लीय देखिए क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है ऐसा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? अब यहाँ पे देखिए लवण कौन है? HCl दोस्तों, यह एक अम्ल है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों यह अम्ल हमारे HCl जो है हमारे पेट में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल है। ये भी बात याद रखना है। NaOH यानी लगा हुआ है तो यह क्षार है। क्या है? यह क्षार है। हाँ, K2SO2 दोस्तों ये क्या है? यह एक अम्ल है। क्या है? यह एक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर के सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। कितना होता है? C12H22O11 होता है, चीनी का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। दोस्तों सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु यहाँ पर खोजिए। आपको इसमें चारों में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। और सोडियम को पानी में रख दीजिएगा तो विस्फोट कर जाएगा। पानी में रखने पर क्या होता है? विस्फोट कर जाता है। अच्छा, हवा में रखने पर क्या होता है? आग लग जाता है। आप किरोसिन में अगर रख दीजिएगा तो ये शांत रहेगा। किरोसिन में अगर सोडियम को रखिएगा तो क्या रहेगा? शांत रहेगा। और सोडियम दोस्तों क्या है? इसको चाकू से काटा जाने वाला एकमात्र धातु है। सोडियम को किससे काटा जाता है? चाकू से काटे जाने वाला एकमात्र धातु है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? दोस्तों चमकीला दोस्तों कौन है? तो सल्फर नहीं, गंधक भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, आयोडीन ये भी नहीं है, लेकिन ब्रोमीन दोस्तों क्या है? ब्रोमीन दोस्तों यह एक अधातु है। क्या है? अधातु है ब्रोमीन। और ये दोस्तों क्या होता है? चमकीला होता है। अब ब्रोमीन के बारे में याद रख लीजिएगा, ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों यह एक अधातु होते हुए वे द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर कौन? ब्रोमीन पाया जाता है। अच्छा, ये अधातु है। अगर धातु पूछेगा ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आपका आ जाएगा पारा यानी मरकरी। तो तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी क्या था? बिल्कुल राइट था, क्योंकि अधातु में पूछ रहा है तो अधातु में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? दोस्तों लोहा का परमाणु संख्या दोस्तों 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। इसका रासायनिक संकेत कितना होता है? एफ क्या होता है? Fe होता है। Fe 26 होता है। अच्छा, लोहा के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आपसे पूछेगा कि लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? गैल्वेनीकरण। क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण करते हैं, या इस पे हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण करते हैं या यसद लेपन करते हैं। क्या करते हैं? यसद लेपन या जस्तीकरण। या हम लोग क्या करते हैं? जस्तीकरण करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? दोस्तों कार्बन का अपर रूप कौन होता है? ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? दोस्तों ये सब हो जाएगा। कार्बन के अपर रूप ये सब है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हीरा के बारे में याद रख लीजिए। इसका जो आकार होता है दोस्तों कैसा होता है? इसका आकार दोस्तों चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है, इसलिए हीरा जो है दोस्तों, दोस्तों हीरा हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों कौन है? हीरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है दोस्तों? इथाइन बनता है। क्या बनता है? एथाइन बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या
आधार माना गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का दोस्तों जो आधार माना गया है, क्या माना गया है? परमाणु संख्या के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं दोस्तों? यह क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम के बाहरी कक्षा में दोस्तों हीलियम का की परमाणु संख्या 2 भी होता है, और ये निष्क्रिय अक्रिय निष्क्रिय बोलिए या अक्रिय गैस है। और ये अक्रिय गैस का दोस्तों क्या है? अपवाद है, क्योंकि जितने भी अक्रिय गैस है सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम का कितना है? 2 गो है। तो तो ये क्या है? अक्रिय गैस का अपवाद है। तो अक्रिय गैस कौन कौन है? हीलियम है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब क्या है? आर्गन है, नियोन है। तो ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। तो ये सब अक्रिय गैस है, लेकिन अक्रिय गैस का अपवाद लेकिन कौन है? तो हीलियम है। लेकिन इसका बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी, लेकिन फिर भी ये अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? दोस्तों रंध्र जो होता है पेड़ पौधे पत्तियों में जो छेद होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये जो सांस लेता है पेड़ पौधा, सांस किसके द्वारा लेता है? ये इसी रंध्र के द्वारा लेता है। तो पूछ रहा है कि रंध्रों के द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। अच्छा, वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया पूछा जाता है क्वेश्चन कि मनुष्य में अधिक होता है या पेड़ पौधा में? तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है मनुष्य में कम होता है, मनुष्य में कम होता है, जबकि पेड़ पौधा में क्या होगा? पेड़ पौधा में अधिक होता है। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या था? फिलहाल ऑप्शन नंबर सी था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, या इसी को हम लोग कहते हैं अवरक्तता। क्या कहते हैं? अवरक्तता या अल्प रक्तता, जो कहिए अवरक्तता, मतलब रक्त की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। मैंने बताया कि अमाशय यानी पेट में मैंने पीछे भी जस्ट बता करके आया हूँ। पेट में हमारा क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये भी पाया जाता है। एकमात्र अम्ल जो हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारे जब हम भोजन करते हैं तो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है, तो पेट के अंदर के बैक्टीरिया को मारने में ये सहायक होता है। अच्छा, फिर श्लेष्मा, हाँ ये भी पाए जाते हैं। पेप्सिनोजन, हाँ ये भी एंजाइम दोस्तों हमारे। पेप्सिनोजन क्या है दोस्तों? यह एक एंजाइम है। क्या है? यह एक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? हमारे पेट में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से सभी बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों आहार नाल के सबसे लंबा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। और इसी छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का संपूर्ण पाचन पूछेगा कहाँ होता है? संपूर्ण पाचन दोस्तों कहाँ होता है? यहीं पे होता है, छोटी आंत में होता है। अमाशय जो होता है दोस्तों, अमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है? HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? तो न्यूरॉन में जो केंद्रक दोस्तों उपस्थित होता है साइटोन में। अच्छा, न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं साइटोन, एक को कहते हैं एक्सॉन, एक को कहते हैं डेंड्रॉन, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है, तो दोस्तों न्यूरॉन में जो केंद्रक उपस्थित होता है साइटोन में होता है। कहाँ होता है? साइटोन में होता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर बोले तो यकृत। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछेगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो मिश्रित ग्रंथि पूछेगा कौन है? तो आपको बताना है अग्नाशय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? तो अंडाशय, हाँ ये महिलाओं का है। वृषण, ये पुरुष का जनन ग्रंथि है। थायराइड, इनमें से जनन ग्रंथि कौन है? तो ए और बी दोस्तों दोनों क्या है? थायराइड दोस्तों दरअसल ये ग्रंथि जो होता है हमारे गले के पास होता है। कहाँ होता है? ये हमारे गले के पास होता है। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? थायरोक्सिन
इसी के कमी से थायरोक्सिन हार्मोन के कमी से दोस्तों क्या होता है, हमको ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर यानी घेंघा रोग हो जाता है। इसी रोग को दोस्तों हम लोग गलगंट के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी था। ए और बी इसका दोनों राइट आंसर था। थायराइड तो गले के पास होता है, ये जनन अंग थोड़ी है। तो ए और बी बिल्कुल राइट आंसर था। तो ऑप्शन डी में देखिए ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है, ए और बी दोनों। तो इस प्रकार ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं, जिनमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसको हम लोग एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों ये रहा आज के कुछ 40 प्रश्न, कहने के 40 थे, अगर मैं डिस्कशन के साथ चलूँ तो दोस्तों 100 प्रश्न पूरे ही जाते हैं। तो ये रहा आज के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI दुनिया इतिहास की दुनिया 99 लिख करके आप वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।